बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइंस को, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्काइंस क्या होते हैं? सबसे पहले आपने बेटा याद रखना है अल्काइन क्या है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मीन ये है कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे ये इनका पहला मेंबर है, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इट मीन इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है और सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, और दो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है। इससे पहले हमने इनके बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई है इनकी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। इनके पहले मेंबर का नाम एसिटाइलीन भी है, या इसको हम लोग इथाइन भी कह सकते हैं। इसी मुनासबत से इस फैमिली को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एसिटाइलीन फैमिली। तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की प्रिपरेशन में हमारे पास बहुत से मेथड हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या आता है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। हम वेसिनल डाइहेलाइड की डी हाइड्रो हेलोजिनेशन से भी इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले नंबर में हम वेसिनल डाइहेलाइड लिखेंगे। आपके पास है जब हम लोग ये आपके पास है वेसिनल डाइहेलाइड। याद रखें वेसिनल डाइहेलाइड कौन सा मेंबर होता है, जब आपके पास कार्बन या अल्केन मेंबर में से एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम आ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेसिनल डाइहेलाइड का नाम देंगे। तो जब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जब हम इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अल्कोहल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन से रिमूवल होगी। तो ये आपके पास है अल्फ़ा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जिसके ऊपर हेलोजन एटम अटैच होगा उसे हम कह सकते हैं अल्फ़ा कार्बन। अगर देखा जाए तो ये भी अल्फ़ा कार्बन है, लेकिन चूंकि हम इसको अल्फ़ा कार्बन मान चुके हैं तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, बीटा कार्बन। यानी अल्फ़ा कार्बन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन होता है, इस साइड में तो चूंकि हाइड्रोजन है तो ये फिर आपके पास क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो इस मुनासबत से फिर इसको हम लोग एक और भी नाम दे सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड के साथ साथ हम इसको क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। तो ये आपने पढ़ा होगा, बल्कि आगे जाके पढ़ेंगे भी कि बीटा, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें से अल्फ़ा पोजीशन से हेलोजन की रिमूवल होगी और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। इसी मुनासबत से हम इसको अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन का नाम दे रहे हैं। और एलिमिनेशन जब भी होती है तो डबल बॉन्ड बनता है। तो देखें, ये बीटा पोजीशन से आपके पास एक हाइड्रोजन मूव हो गया, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इसी तरह से ये आपके पास हाइड्रोजन आ गई। अब अगर गौर किया जाए तो हम इसको भी क्या नाम देंगे, अल्फ़ा कार्बन। चलें इसको हम अगेन यहाँ पे दोबारा ड्रा कर लेते हैं। तो ये है HCBr डबल बॉन्ड, इधर H है,
और इधर एच है। अगेन इसको आप लोग KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब याद रखें कि ये वाला जो कार्बन है ना, ये आपके पास क्या हो गया अल्फ़ा, और ये वाला कार्बन क्या हो गया बीटा। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल हमने रिमूव करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इस वजह से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो हम कितना देंगे, 80 डिग्री सेल्सियस के करीब हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। पहला मॉलिक्यूल तो हम इजीली निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कोहल की मौजूदगी में, लेकिन दूसरा जो हैलोजन है उसको रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, स्फीयर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले हमने टेम्परेचर को यूज़ नहीं किया, अब हम टेम्परेचर भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो अब चूँकि यहाँ पे हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है तो इसको इस वजह से अल्फ़ा कार्बन का नाम दिया गया और इसको हम बीटा कार्बन का नाम देंगे। तो आपने जैसे ऊपर केस में पढ़ा कि जब भी एलिमिनेशन होती है डबल बॉन्ड आता है तो अब एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा और ये वाले जो मेंबर हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड। तो देखें हमने क्या किया, हमने सिंपली अल्फ़ा से ब्रोमीन रिमूव कर दी और बीटा से हमने हैलोजन रिमूव कर दी। तो देखें हमने सिंपली क्या किया है, वेसिनल डाइहैलाइड, या फिर इसको साइंटिफिक नेम इसका लिखें तो वो क्या बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ये हमारे पास 1,2 डाई ब्रोमो इथेन था, पहला और दूसरे कार्बन के ऊपर हमारे पास एक ब्रोमीन था, तो इस वजह से इसको हम 1,2 डाई ब्रोमो इथेन कह रहे हैं। तो इससे हमने क्या बनाया था 1 ब्रोमो इथीन, और इसी तरह से ये जो 1 ब्रोमो इथीन से इससे हमने क्या बना लिया इथाइन। तो देखें हमने सिंपली एक मेथड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन करते हुए या वेसिनल डाइहैलाइड से हमने इथाइन की प्रिपरेशन कर ली है। यह आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक नया मेथड, वो बहुत ही आसान है, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। नंबर 2 पे आपके पास क्या आता है, डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। तो डिहैलोजिनेशन हम करने जा रहे हैं टेट्राहैलाइड की। तो सबसे पहले तो आपने बनाना है टेट्राहैलाइड, सॉरी यहाँ पे हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन चलें ऐड कर देते हैं। अब इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक के साथ। तो जैसे ही ये जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी आपने याद रखना है कि ये वाला जो है ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो जैसे हमने पहले अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन की बात की थी, इसी तरह से यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगी। अल्फ़ा साइड से भी हैलोजन की रिमूवल होगी और बीटा साइड से भी हैलोजन की रिमूवल होगी। तो ये हो जाएगा HCCl और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर H आ जाएगा प्लस ZnCl2। अब अगर आप गौर करें तो एक अल्फ़ा साइड से हैलोजन रिमूव हुआ है, एक बीटा साइड से हैलोजन रिमूव हुआ है। इसी तरह से अगेन इसको हम लोग भी क्या करेंगे, जब इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो इससे क्या होगा HC ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो देखिए बेटा हमने क्या किया, टेट्रा हेलोजन जो एटम थे उनको हमने रिमूव कर दिया। इसका अगर साइंटिफिक नेम लिखा जाए तो वो क्या होगा, पहले के साथ 2 हेलोजन है और बीटा के साथ भी 2 हेलोजन है, तो इसको कहेंगे 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। ये मैंने इसका नाम लिखा है, ठीक हो गया, यानी इस मेंबर का हमने इसका नाम लिखा है। तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन थी, इथेन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है
इथाइन के अंदर। तो ये हमारे पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। अब जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब एक एक हेलोजन रिमूव हो जाएगी अल्फा और बीटा साइड से, तो सेकंड में हमें सीवियर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक तीसरा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास है कोल्ब की इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोटाशियम मैलिक एसिड लेंगे, डबल बॉन्ड वाला मेंबर है, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला मेंबर है ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज +2K पॉजिटिव। ये वाला जो मेंबर आपके पास है इसको हम कहते हैं पोटाशियम मैलिएट। तो इसको जैसे ही हमने, ये चूंकि रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक रिएक्शन फर्दर कहाँ पे होगा, एट नोड होगा। नोड पे आपको पता है हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, पोटाशियम मैलिएट जो हमने डिकम्पोज किया था उसमें से मैलिएट बन चुका है, तो हम उसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे रिमूवल होगी इलेक्ट्रॉन की एक एक, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। +2 इलेक्ट्रॉन, तो देखें ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यही मेंबर है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो नॉन पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी। तो इसके ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा और एक रेडिकल इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस ये मेरा जो मेंबर है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, इस तरह से यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होनी है। तो इधर एक रेडिकल और इधर एक रेडिकल, तो ये रेडिकल मिलके ओवरऑल अगर आप गौर करें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। अब चूंकि ये भी रेडिकल बना हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन रेडिकल को भी मिला देते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला मेंबर आ गया। तो देखें आप, हमने अल्काइन मेंबर की प्रिपरेशन कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एट कैथोड रिएक्शन होगा। एट कैथोड, कैथोड में आपको पता है रिडक्शन होगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और साथ में 2OH नेगेटिव बना देंगे। ठीक हो गया। अब ये जो 2OH नेगेटिव है ये 2K पॉजिटिव के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, 2KOH। तो ये आपके पास मेंबर प्रिपेयर हो गए। अब इसमें भी अगर आप देखें तो हम लोग
इसकी मदद से अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तैयार नहीं कर सकते, अनसिमेट्रिकल अल्काइन तैयार नहीं कर सकते, हम सिमेट्रिकल अल्काइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। एडवांटेज में भी आप देख लें तो इसमें हमें कुछ रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, रॉ मटेरियल मिल जाएंगे। नंबर 2 पे हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, ओनली सिमेट्रिकल अल्काइंस कैन बी प्रिपेयर्ड। हम इसकी मदद से अल्काइन मेंबर वो तैयार करेंगे जो सिमेट्रिकल होंगे। अच्छा जी, लास्ट वन आपके पास मेथड है प्रिपरेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल हम लोग अल्काइन की इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया। ये टेम्परेचर हाईली बहुत ज़्यादा, चूँकि टेम्परेचर मुश्किल से अचीव होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर ही अचीव कर सकते हैं इस टेम्परेचर को, जो कि 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब इसमें क्या होगा कि कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगी, वाटर के साथ। तो जैसे ही हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अल्काइन प्रिपेयर हो जाएंगे। तो दिस इज़ द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। होप्स हो कि आपको इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।